हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल होती क्या है। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा था और जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिस्ट बनाने की गुंजाइश आई तो उन सारी लिस्ट को जो है शेड्यूल के रूप में रखा गया। आप इस तरीके से समझिए कि मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और मान लो आर्टिकल 3 में कोई लिस्ट बनाने की जरूरत है। आर्टिकल 3 को समझाने के लिए कुछ बेसिक बातें जो है और यहाँ पर इनपुट करने की जरूरत है। तो फिर क्या किया गया कि अगर इस लिस्ट को यहीं पर इन आर्टिकल्स के बीच में ही रखा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक फ्लो में जो है वो हर्डल क्रिएट होगी। तो ये डिसीजन लिया गया कि इस तरीके की जो भी लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनेगी उन सारी लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में शेड्यूल के रूप में रखा जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल क्या होती है। किसी भी आर्टिकल का डिटेल्ड फॉर्म जो है वो होती है शेड्यूल। तो अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी शेड्यूल है उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी और प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। तो कौन सी शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट की गई, उन सारी बेसिक बातों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 जो है उसमें हमारे इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है और 8 जो है वो यूटी है। इनका जो क्रम है कि किस तरीके से कौन सा स्टेट बना ये आपको बेसिक बातें पता ही होंगी। आप सभी को पता है कि 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद में, और इस तरीके से स्टेट्स की संख्या हो जाती है 29, क्योंकि 2000 में जो है वो 3 नए स्टेट बने थे, तब हो गई थी स्टेट की संख्या 28। और फिर तेलंगाना 2014 में जब नया स्टेट बना तो स्टेट की संख्या हो गई 29 और यूनियन टेरिटरीज कितने थे उस टाइम में 7। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है 2019 की। जम्मू एंड कश्मीर जो एक जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसका बाइफर्केशन देखने को मिलता है 2 यूटी के रूप में, और इस तरीके से स्टेट की संख्या तो 29 से हो जाती है 28 2019 में, और यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो जाती है 7 से 9, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी जो है वो बढ़ जाते हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद में क्या किया गया कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है उन दोनों यूनियन टेरिटरीज को आपस में मर्ज कर दिया गया और फिर यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 9 से 8। तो प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं। तो शेड्यूल 1 में इनके बारे में बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल जो है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में जो है वो हमें बताया हुआ है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं उनके इमोल्यूमेंट्स, इनके अलाउंसेज जो हैं, जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट जो होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मतलब हमारे इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनकी क्या वेतन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान आपको रखना है कि जनरली नॉर्मली जब प्रोसीजर चल रहा है तो ये जो भी पोस्ट है इनका जो इमोल्यूमेंट्स होता है, इनका जो अलाउंसेज होता है उसमें कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर हमारी कंट्री में लगी हुई है तो इनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। तो शेड्यूल 2 में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट के इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेज के बारे में बताया हुआ है उनके नेम आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, शेड्यूल 2 में किस किस के नाम जो है वो रखा गया है, इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनका नेम शेड्यूल 2 में नहीं है तो उनको फिर आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन में। तो सेंटर लेवल पर जो है किन किन पोस्ट को रखा गया है और स्टेट लेवल पर भी कुछ पोस्ट है उनको भी यहाँ पर रखा गया है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर पर है प्रेसिडेंट, इसके अलावा हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कैग। तो ये 5 पोस्ट जो हैं वो तो सेंटर पर हैं। स्टेट पर अगर हम बात करें तो सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर। इसी तरीके से वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर स्टेट में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है
जैसे कि कुछ स्टेट्स में है, मतलब 2 सदन जहां पर होते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होते हैं, और जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इनके बारे में, इनकी जो भी तनख्वाह होती है, जो भी पेमेंट, जो भी सैलरी होता है, उसके बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। और ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में ही इनकी सैलरी को कट किया जा सकता है, वैसे जनरली इनकी सैलरी कट नहीं की जा सकती है, सिर्फ बढ़ाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो तो मिलती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, मतलब जिस भी स्टेट में हाई कोर्ट में जज हैं तो उनको उस स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहां से उनको मिलेगी सैलरी। लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनका जो पेंशन जो होती है वो आती है सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। ओके, अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 3 की। तो देखो शेड्यूल 3 में कुछ इंपोर्टेंट जो पोस्ट है उनकी ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, मतलब उनका जो शपथ का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके का प्रोसीजर है। अब आपको ध्यान में रखनी है कि किन किन की ओथ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो कुछ सेंटर की है, कुछ स्टेट की है। सेंटर पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो जो लोग भी खड़े होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो है वो ओथ दिलवाई जाती है। मतलब जब वो अपना नामांकन पत्र भरते हैं तो उस टाइम में जो है जो भी ऑफिसर जो होता है जो उनका नामांकन पत्र लेता है वो उनको एक जो कुछ उनकी शपथ होती है, ओथ होती है, उसमें उनको साइन करने होते हैं एमपी कैंडिडेट को। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं कैंडिडेट उनकी ओथ के बारे में शेड्यूल 3 में। फिर इनमें से कुछ लोग कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं, अब कुछ लोग जीत करके आ जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, उनकी ओथ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और फिर कुछ एमपी जो है, देखो सबसे पहले तो कुछ लोग लकी होते हैं, बहुत सारी भीड़ में कुछ लोग ही कैंडिडेट के रूप में खड़े हो पाते हैं, तो वो लोग जो है उनकी ओथ के बारे में। फिर इन कैंडिडेट्स में से कुछ जीत जाते हैं जो एमपी बन जाते हैं, उनकी ओथ के बारे में। उसके बाद में कुछ एमपी में से आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपका जो लेजिस्लेचर है, जो आपके एमपी सारे जीत करके आए, उनमें से ही जो है वो हम क्या बना लेते हैं, एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो जो सेंटर पे जो मिनिस्टर होते हैं उनकी ओथ के बारे में। इसके अलावा जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में, और कैग जो है उसके ओथ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। कैग की जो ओथ होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो ओथ होती है वो सिमिलर ही होती है। ओके, मतलब इसी तरीके से इनको ओथ लेनी होती है। स्टेट में अगर हम बात करें सॉरी, तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पहले उनकी ओथ के बारे में। फिर इसमें से जो लोग जीत करके आते हैं, मतलब कुछ एमएलए जीत करके आ गए, कुछ एमएलसी जीत करके आ गए, उनकी ओथ के बारे में। और फिर इनमें से भी जो लकी होते हैं वो बन जाते हैं मिनिस्टर, तो उनकी ओथ के बारे में। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं उनकी ओथ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में जो है आपको ध्यान में रखना है, सिमिलर चीजें नहीं है। देखो यहाँ पर जिनके सैलरी के बारे में बताया हुआ है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा चेयरमैन, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, इनके बारे में बताया हुआ है। और ओथ में जो है वो अलग बातें बताई गई। हाँ, कैग, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सिमिलर है। तो ये दोनों डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। बेसिक तरीके से आपको समझा दिया गया है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ और ओथ बताई गई है, जैसे कि आर्टिकल 60 जो है उसमें हमारे प्रेसिडेंट की ओथ बताई गई है। ओके, और आर्टिकल 69 जो है उसमें वाइस प्रेसिडेंट की ओथ बताई गई है। आर्टिकल 159 जो है इसमें गवर्नर की ओथ के बारे में बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि मिनिस्टर, एमपी, इनकी ओथ के बारे में बताया हुआ है। आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे कि जो हमारे स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनकी अलग से कोई ओथ नहीं होती है। वो एमएलए और एमपी के रूप में ही अपनी ओथ जो है वो लेते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर्स की ओथ के बारे में बताया हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेट में होते हैं उनकी ओथ के बारे में नहीं बताया हुआ है। तो देखो
जो हमारे सीएम होते हैं स्टेट में और पीएम होता है सेंटर में, ये जो है वो मिनिस्टर के रूप में ही ओथ लेते हैं। बस उनका जो पोस्ट है वो यहाँ पर जब ओथ लेते हैं तो बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के रूप में जो है वो क्या ले रहे हैं, अपनी शपथ ले रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट में होता है। ओके, अब देखो स्टेट में प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई, क्योंकि अलायंस की गवर्नमेंट जो है हर स्टेट में देखने को मिलती है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की भी एक पोस्ट जो है वो जनरेट होने लग गई है। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के रूप में अपनी ओथ नहीं लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो एक मिनिस्टर के रूप में ही अपनी ओथ लेता है। मतलब जब वो ओथ लेता है तब ये नहीं बोलता है कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा हूँ, वो बोलेगा कि मैं एक मिनिस्टर के रूप में ही ओथ ले रहा हूँ। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक बातें जो है आपको बता दी गई है। अब बात आती है शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 में क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया के स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में, किस स्टेट में और किस यूनियन टेरिटरीज में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, उनका जो लिस्ट है वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है शेड्यूल 4 में, कि बहुत सारे हमारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा की सीट एक एक है। ओके, तो उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछे गए हैं और अलग अलग जो पीसीएस एग्जाम होते हैं, अलग अलग और एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम सीट जो है वो तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है और बिहार स्टेट जो है वहां पर आपको राज्यसभा की सीट मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां की सीट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। वहां पर कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है, अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी सीट है, साथ ही साथ में आपके लोकसभा राज्यसभा की आपके स्टेट में कितनी सीट है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 5 की। तो देखो शेड्यूल 5 जो है उसमें बताया हुआ है कि हमारे इंडिया में जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है, देखो इसको जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये पढ़ लेते हैं। ये नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज मतलब हमारे इंडिया में वो एरिया जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट जो है ज़्यादा रहती है। तो उन एरिया को गवर्न करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं और उनके बारे में बताया हुआ है शेड्यूल 5 में, कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलाना है, उसके प्रोविजन जो है वो शेड्यूल 5 में बताए गए हैं। अब शेड्यूल 6 जो है वो इससे मिलता जुलता है। ऑल इंडिया में जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है उसके बारे में तो बताया हुआ है शेड्यूल 5 में। और नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, इनको आप ट्रिक से याद कर सकते हो अमे तमी के नाम से, अमे और तमी। इसमें 4 स्टेट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो आसाम ए, मेघालय एम ई, ये इस तरीके से आप याद भी कर पाओगे। अमे मतलब मेघालय, तमी टी से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, तीनों एम से स्टार्ट होते हैं, तो तीनों में डिफरेंस जो है वो भी होना जरूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट के ये जो 4 स्टेट है, यहाँ पर जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलता है, उसके प्रोविजन जो है वो शेड्यूल 6 में रखे गए हैं। और प्रेजेंट टाइम में लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है कि उसको भी शेड्यूल 6 में रखा जाए। तो इस तरीके से शेड्यूल 6 जो है वो न्यूज़ में भी बनी हुई है। ओके, तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली शेड्यूल 6 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल 7 के बारे में। तो देखो शेड्यूल 7 जो है उसमें बताया गया है कि यूनियन मतलब सेंटर और जो स्टेट्स जो होते हैं उनमें पावर का डिवीजन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। मतलब 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट है इनमें अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट रखे गए हैं। मान लो कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखे गए हैं कि जैसे डिफेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में, कि सेंटर जो है वो इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा और अदर कंट्रीज के साथ में डिफेंस को लेकर के बार बार नेगोशिएशन जो है वो करता रहेगा। कुछ स्टेट में जो है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी जो पॉइंट है, पुलिसिंग जो है वो स्टेट को दे दिया गया कि पुलिस जो है
उसको लेकर के स्टेट जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। तो हर स्टेट जो है वो अपने अपने लेवल पर इस पॉइंट को लेकर के काम करता रहेगा। अब कुछ रखी गई सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में, कि कुछ सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में रखी जाती है, जिसपे यूनियन भी कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, और स्टेट भी कानून बना सकता है। ओके, लेकिन अगर दोनों मान लो सेम पॉइंट के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट में एक पॉइंट है, इसके ऊपर दोनों ने कानून बनाया, तो उस कानून में प्रायोरिटी जो है, किसी एक पॉइंट के ऊपर ही दोनों ने कानून बना दिया, लॉ बना दिया, तो यूनियन ने जो लॉ बनाया उसको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी कंकरेंट लिस्ट को लेकर के। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए। देखो, ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में जो है वो 97 सब्जेक्ट थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में हो गए 98, जब से जीएसटी जो है वो लाया गया। स्टेट लिस्ट में जो है ओरिजिनली थे 66, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ओरिजिनली को आप इस तरीके से समझना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 66 सब्जेक्ट थे, और प्रेजेंट टाइम में है 59। ओके, और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली थे 47 और अभी हैं 52। तो देखो, 5 जो सब्जेक्ट हैं यहां से कम किए गए, 5 कम किए गए और यहां पर जोड़ दिए गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तब क्या किया गया कि 5 जो सब्जेक्ट है वो यहां से हटाए गए, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कौन कौन सी 5 सब्जेक्ट हैं? एक तो फॉरेस्ट, एक वाइल्ड लाइफ, ओके, इसके अलावा मेजरमेंट यूनिट्स, मतलब एक किलोग्राम, लीटर, इनकी जो यूनिट है पहले डिसाइड करने की पावर थी स्टेट के पास, फिर इसको डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस सब्जेक्ट को भी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और 5th नंबर पर आता है एजुकेशन। अब कुछ कुछ जगह जो है वो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये इशू भी देखने को मिलेगा। तो ये देखो, कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होते हैं जिनको लेकर के आपको अलग अलग बुक में जो है वो भी वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ही देखने को मिलेंगे। तो आपको ये 5 पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेजरमेंट यूनिट्स, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन जो है वो यहाँ से हटाए गए और यहाँ पर डाल दिए गए। फिर यहाँ पर 2 कम कैसे हुए? जब जीएसटी लाया गया, मतलब 1 इंडिया 1 टैक्स का जब प्रोविजन लाया गया, तो यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड 2 प्रोविजन थे, 2 सब्जेक्ट जो थे वो फिर और कम हो गए, और फिर प्रेजेंट टाइम में 59 सब्जेक्ट यहाँ पर बच गए। तो शेड्यूल 7 में बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। ओके, अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 8 में जो है कुछ लैंग्वेजेस को रखा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इन लैंग्वेजेज को रिकॉग्नाइज किया है। तो फिर ऐसी लैंग्वेजेज जो यहाँ पर रखी जाती हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक काम करती है। तो ओरिजिनली जो है शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेज थी, और प्रेजेंट टाइम में है 22 लैंग्वेज। तो यहाँ पर इन लैंग्वेजेस के जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो हम इंडिया का जो मैप है उसके थ्रू हम इसको समझते हैं कि पहले कौन कौन सी लैंग्वेज थी। यहां पर देखिए, 1 सेकेंड, हाँ, इंडिया का ये मैप है, और इसके थ्रू जो है वो हम समझ लेते हैं। देखो, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आप सभी को पता है कि आसाम जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है। तो यहाँ पर आसामी जो लैंग्वेज है, ओरिजिनली पहले 14 जो लैंग्वेज थी ना, उनके नेम हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये आसामी लैंग्वेज, फिर यहाँ पर आ गई बंगाली लैंग्वेज, फिर ये आ गई ओडिया लैंग्वेज, ओके। और साउथ में हमारे 4 स्टेट, यहाँ पर जो है कर्नाटका में कन्नड़, यहाँ पर केरला में जो है वो मलयालम, यहाँ पर तमिलनाडु में तमिल, और यहाँ पर आंध्रा वाले रीजन में जो है वो तेलुगु, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में मराठी, यहाँ पर जो है गुजराती। देखो, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन राजस्थानी जो है वो शेड्यूल 8 में नहीं है लैंग्वेज, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा ये प्लेन रीजन, यहाँ पर हिंदी, और हिंदी के साथ में संस्कृत, ये लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है। फिर यहाँ पर पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज, और यहाँ पर है कश्मीरी, ओके, और इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज। तो ये 14 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लैंग्वेज जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई थी शेड्यूल 8 में। फिर 22 लैंग्वेज हो गई। तो कैसे कैसे जुड़ी? तो सबसे पहले तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू जो है वो सिंधी लैंग्वेज यहाँ पर जोड़ दी गई।
उसके बाद में जो है वो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो है 3 लैंग्वेज यहाँ पर जोड़ी गई और उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली जो है वो नेपाली यहाँ पर जो बोली जाती है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया हमने, मणिपुरी वाले एरिया में, और कोंकणी जो है आप सभी को पता है कि कोंकण कोस्ट जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, तो इस कोंकण कोस्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको रिकॉग्निशन दिया गया। उसके बाद में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू जो है 4 लैंग्वेज को बोला गया, 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। और ये जो 4 लैंग्वेज है इनका नाम अगर हम ध्यान करें तो देखो इनका क्रम जो है ना, ऑर्डर जो है वो भी आपको ऐसे एज इट इज याद होना चाहिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो जो है वो आसाम के बोडोलैंड वाला एरिया जो है वहां पर बोली जाती है। डोगरी जो है वो कश्मीर में जो डोगरी कम्युनिटी है उनके द्वारा बोली जाती है। बोडो, डोगरी, मैथिली जो है बिहार का जो मैथिली वाला जो रीजन है वहां पर बोली जाती है। और संथाली जो है वो संथाल ट्राइब के द्वारा, प्रेजेंट टाइम में हमारी जो प्रेसिडेंट जो है ना द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ओके, तो ये सारी लैंग्वेज जो है इस तरीके से जोड़ी गई। तो इनका जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई तो इनका क्रम जो है वो भी आपको ऐसे कैसे याद रखना है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया शेड्यूल 8 के बारे में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 9। देखो शेड्यूल 8 तक जो है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। उसके बाद में जो शेड्यूल है 4 शेड्यूल 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले तो कौन सी शेड्यूल जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई ये भी आपको याद होना चाहिए, और कौन सी शेड्यूल में किस बात के बारे में बताया गया है। देखो शेड्यूल को लेकर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि 3-4 शेड्यूल आपको दे देंगे, कौन सी शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको क्लियरली भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सी शेड्यूल में क्या बात बताई गई है। तो देखो शेड्यूल 9 जो है उसमें कुछ ऐसे पार्लियामेंट्री एक्ट रखे गए हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है पहले तो आप ये समझिए, कि पार्लियामेंट्री एक्ट क्या होता है। देखो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं, उसमें टाइम टू टाइम जो है अलग अलग बातों को लेकर के कुछ बिल रखे जाते हैं। अब ये बिल जो है पार्लियामेंट के दोनों सेशन लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है इनको अपना अप्रूवल देता है, तो ये बिल जो है बन जाते हैं एक्ट। ओके, अब कुछ ऐसे एक्ट जिनको रखा गया है शेड्यूल 9 में ताकि उनका जुडिशियल रिव्यू ना किया जा सके। जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी की हमारी पावर होती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके पास में पावर है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, तो जुडिशरी क्या करती है, उन लोग को जो है उन एक्ट को जो है वो रिव्यू करती है और देखती है कि अरे ये तो खिलाफ बना दिए या फिर सही बनाए हैं, तो उनको अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ ये सही है, आप इनको रेगुलर कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए एनजेएसी, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो जुडिशरी है उनमें जजेस का अपॉइंटमेंट होता है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। 2015 में गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम एक नया सिस्टम लाएंगे एनजेसी, जिसमें गवर्नमेंट के भी कुछ मेंबर रहेंगे और कुछ जुडिशरी के मेंबर रहेंगे। एक कमीशन बने और इसके थ्रू जो है वो क्या बनाया जाए, जजेस की अपॉइंटमेंट किया जाए। लेकिन इसको जो है वो जुडिशरी ने ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये एक्ट पास किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, खत्म कर दिया। बोले भाई ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ओके, तो इस तरीके से कोई भी एक्ट जो है अगर पार्लियामेंट ने बना दिया और अगर जुडिशरी को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको खत्म किया जा सकता है, और ये पावर आती है जुडिशरी के पास में जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए जिनको प्रोटेक्शन दिया गया कि जुडिशरी जो है इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, और उनके लिए बना दी गई शेड्यूल 9। बेसिक कारण क्या था, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी इस तरीके के पार्लियामेंट एक्ट। देखो हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो जमींदारी सिस्टम था हमारे इंडिया में। अब जमींदारी सिस्टम जो था, तो जमींदारी सिस्टम में लोगों के पास में बहुत सारे जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास ज़्यादा, कुछ लोगों के पास कम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जमींदारी सिस्टम को हम खत्म करेंगे। लेकिन उस टाइम जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 31 के अंडर हमारा फंडामेंटल राइट था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम जमींदारी सिस्टम को अबोलिश करेंगे तो लोग जो है फंडामेंटल राइट को बेसिस बना करके जुडिशरी में चले जाएंगे, और
जुडिशरी जो है वो खत्म कर देगी हमारे लॉ को। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक ऐसी शेड्यूल बनाएं जहां पर इन सारे एक्ट को रखें और फिर उनके लिए बोला जाए कि इनको आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते हो, मतलब आप जुडिशरी जो है इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से शेड्यूल 9 आई और जमींदारी सिस्टम को अबोलिश करने के लिए जो है वो शेड्यूल 9 को लाया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जो है इसको लाया गया। ओरिजिनली शेड्यूल 9 में जो है वो 13 लॉ रखे गए और टाइम के साथ में फिर गवर्नमेंट को जब भी कोई ऐसा लॉ बनाना कि जुडिशरी इसमें इंटरवीन ना करे तो उसको उन्होंने रख दिया शेड्यूल 9 में। इस तरीके से इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं शेड्यूल 9 में बहुत सारे लॉ जो है वो रखे गए। अब 2007 आता है, जुडिशरी को लगता है कि यार ऐसे तो गवर्नमेंट जो है वो गड़बड़ कर रही है, वो तो कोई भी लॉ बनाएगी और शेड्यूल 9 में रख देगी और हम उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर पाएंगे। 2007 में केस होता है IR कोहेलो केस। इस केस में जुडिशरी बोल देती है कि भाई 24 अप्रैल 1973 को जो है केशवानंद भारती केस जो है उसमें जुडिशरी ने अपना आंसर दिया और जुडिशरी ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बेसिक प्रोविजन रखा। और ये जो जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो भी किस में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में। मतलब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन है उनको पार्लियामेंट जो है वो कभी खत्म नहीं कर सकती। अब शेड्यूल 9 में क्या कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और शेड्यूल 9 के बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर रोका जा रहा है। तो जुडिशरी ने बोल दिया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले अपने जो भी एक्ट शेड्यूल 9 में रखे उनको तो हम प्रोटेक्शन दे देंगे जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया था और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम जो है इसके बाद में जो भी लॉ आपने यहाँ पर रखे हैं शेड्यूल 9 में उनको हम जुडिशियल रिव्यू जो है किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में कोई भी गवर्नमेंट अगर शेड्यूल 9 में कोई एक्ट रखती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जुडिशरी जो है उसको रिव्यू कर सकती है। ओके, तो ये शेड्यूल 9 है। इसको लेकर के लक्ष्मीकांत में जब आप रीड करोगे तो एक मिसकंसेप्शन बना रहता है, इसमें जो क्लैरिटी जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी जो है वो देने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 10 की। शेड्यूल 10 को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। बेसिक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सेंटर में जीत करके आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट में जीतते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, अब ये जीत करके आ गई। मान लो कोई एमपी जो है एक पार्टी से बीजेपी से जीत करके आ गया। अब जीत करके आया, पार्लियामेंट में जैसे ही आया बोला मैं तो कांग्रेस को ज्वाइन करूंगा। तो देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में देखा जाने लगा कि बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम बढ़ने लग गई। तो फिर ये इस लॉ के थ्रू जो है शेड्यूल 10 को लाया गया कि भाई अगर सेंटर में एमपी और स्टेट में एमएलए और एमएलसी, 3 तरीके के एमपी होते हैं, या तो किसी पार्टी से जीत करके आते हैं, ओके, या फिर होते हैं इंडिपेंडेंट मतलब किसी पार्टी से नहीं है, और एक होते हैं एमपी नॉमिनेटेड। ओके, जो हमारे किसमें जो है राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 मेंबर्स, जिनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। पहले लोकसभा में भी होते थे 2 सीट, किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन अभी जो है उसको रेगुलर नहीं किया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है उसको। तो ये देखो एमपी मान लो किसी एक पार्टी से जीत करके आए और दूसरी पार्टी में बोला, इंडिविजुअल की बात की जा रही है, एक एमपी बीजेपी से जीत करके आता है, बोला है कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, नहीं कर सकता। ओके, अगर जिस पार्टी से आप जीत करके आए हो उसी पार्टी से रेगुलर करो अपनी मेंबरशिप, नहीं तो आपकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी से नहीं जीत करके आया, इंडिपेंडेंट जीत करके आ गया, अब बोलता है कि कांग्रेस को ज्वाइन करूंगा या बीजेपी को ज्वाइन करूंगा, नहीं कर सकता। सपोर्ट कर सकता है लेकिन इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है जीतने के बाद में। ओके, और तीसरा है नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो 6 महीने के अंदर जब से उनको नॉमिनेट किया गया है 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद में किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी पार्टी, कांग्रेस मान लो पार्टी है और इस पार्टी के जितने भी मेंबर जीत करके आए, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके आए, उसमें से मान लो 2/3 मान लो कि 60 जीत करके आए, 40 बोलते हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। 2/3 मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में काउंट नहीं किया जाता है। ओके, इसी तरीके से स्टेट में कोई एमएलए किसी पार्टी जीत करके आ गया
बोलता है दूसरी पार्टी ज्वाइन करूंगा, नहीं ज्वाइन कर सकता। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई मेंबर जो है वो खुद से पार्टी को छोड़ता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर पार्टी ही उसको निकाल देती है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, एक विप की पोस्ट होती है, मतलब सेंटर में, मतलब पार्लियामेंट में और स्टेट में हर पार्टी जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर को अपॉइंट करती है, और उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनका जो बिहेवियर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। कि मान लो बीजेपी जो है, बीजेपी के सेंटर में जीत करके आ गए 300 एमपी, अब इन एमपी का एक बीजेपी जो है एक मेंबर पार्लियामेंट जो है उसको विप बना देगी। विप क्या करेगा, टाइम टू टाइम इनको गाइडलाइन देगा कि भाई इस दिन जो है सेशन स्टार्ट होगा, आप सबको प्रेजेंट होना है, ओके, इस दिन जो है ये बिल पास होगा, इसमें आपको सपोर्ट करना है या इसमें विरोध करना है। तो ये विप की पावर होती है। अब कुछ एमपी होते हैं वो मान लो नहीं मान रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर जो है विप जो है या तो वो एमपी जो है वो अपनी गलती स्वीकार करे और उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, नहीं तो 15 दिन के अंदर जो है उनकी मेंबरशिप जो है वो उनकी खत्म कर दी जाती है। विप यहाँ पर उसको लेकर के फिर गाइडलाइन रिलीज करता है, और फिर अगर वो उनके इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करता है तो फिर उनको माफ़ी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, ओके। तो अगर विप की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता है तो भी मेंबरशिप चली जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सेंटर में, और स्टेट में जो है एमएलए एमएलसी की, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया। अब देखो ये जब शेड्यूल 10 जब रखी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, तो यहाँ पर जो स्पीकर जो होता है हाउस का उसको पावर दी गई लास्ट कि आप डिसाइड करोगे एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के कि कौन मेंबर जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ में किसकी मेंबरशिप जाएगी, किसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। लेकिन मतलब इसमें स्पीकर को लास्ट पावरफुल बनाया गया। लेकिन 1992 में एक केस हुआ, कीहोतो केस, और कीहोतो केस में जुडिशरी ने बोल दिया कि स्पीकर ने किसी की मेंबरशिप को लेकर के जो रिजल्ट दिया है उसको जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है, जुडिशरी जो है उसका रिव्यू कर सकती है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 11 की। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो है वो हमारे इंडिया में लोकल बॉडीज का कंसेप्ट लाया गया, ओके। मतलब 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश की गई। तो पंचायत जो रूरल बॉडीज है, रूरल लोकल बॉडी जो है, उनकी जो पावर जो उनको दी गई उसके बारे में शेड्यूल 11 में बताया गया है, और 29 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके बारे में शेड्यूल 11 में बताया गया है कि ये सब्जेक्ट जो है वो पंचायत को दिए जाते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो है शेड्यूल 11 को जोड़ा गया, और ये जो पंचायती राज कंसेप्ट जो है वो आया था, एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब एक्ट जो है वो तो ये है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आया था, या फिर अगर हम माने कि एक तरीके से एक्ट जो है वो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। शेड्यूल 12 जो है वो जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993 में। और इसमें अर्बन लोकल बॉडी जो हैं उनको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। टोटल 18 सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो ये हमने डिस्कस कर ली है एक एक शेड्यूल के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितनी शेड्यूल थी, प्रेजेंट टाइम में कितनी शेड्यूल है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं, और भी अदर इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं उन्हें हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।